हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रज्ञा। यदि आप लोग मेरी वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम देखेंगे रॉलेट एक्ट 1919 और इसके पहले क्या हुआ। तो 1919 के पहले 1914 से लेकर 1918 तक हमारा प्रथम विश्व युद्ध चला। इसके बाद 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत आए। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई। तो गाइज़, आप लोग भी अब मेरे साथ अपने नोट्स बनाते चलिएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। रॉलेट एक्ट 1919, इसको हम और किस नाम से जानते हैं? तो हम इसको जानते हैं द आर्निकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 के नाम से भी हम रॉलेट एक्ट को जानते हैं। रॉलेट एक्ट के समय गाइज़ वायसराय वहाँ के कौन थे? लिख लीजिए आप लोग, वायसराय वहाँ के कौन थे? तो वहाँ के वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इसके बाद इंग्लैंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो थे, न्यायाधीश वो कौन थे उस टाइम? तो वो थे हमारे सिडनी रॉलेट। और उस टाइम गाइस सिडनी रॉलेट एक समिति का गठन कर रहे थे। वो कब कर रहे थे? तो वो थी 10 दिसंबर 1917। क्या समिति का गठन कौन कर रहे थे? समिति का गठन अध्यक्षता किसने की? तो सिडनी रॉलेट ने अध्यक्षता की। इसके बाद वो क्यों कर रहे थे? तो क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए ये समिति का गठन हुआ था। और इसमें कहा गया था गाइस कि इसमें बहुत कठोर कानून बना दिया गया था। जैसे किसी के ऊपर डाउट हुआ तो उसको गिरफ्तार करके कानूनी दंड देना। और यदि संदेश हो रहा है किसी के ऊपर तो संदेश मात्र से गिरफ्तारी कर दी जाती थी। गुप्त रूप से दंडित किया जाता था उन लोगों को, उसमें मुकदमा चलाया जाता था। इसमें कोई ऐसा नियम नहीं था कि उस कानून के अंतर्गत उसको गिरफ्तारी की जाए। इसमें किसी की भी गिरफ्तारी हो रही थी, किसी को भी दंड दिया जा रहा था। सिर्फ अगर डाउट हुआ तो उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा था। और इस टाइम में हमारी जो देश की राष्ट्रीयता थी वो अलग अलग दो दल में बढ़ गई थी, जैसे कि आप लोग जानते हैं गरम दल और नरम दल में। तो उस टाइम इसका भी बहुत प्रभाव पड़ रहा था। कठोर कानून बना दिए गए थे। ऐसा कोई अलग से कानून नहीं था कि किसकी गिरफ्तारी की जाए, किसी की भी गिरफ्तारी हो रही थी। और इसकी जो रिपोर्ट आई गई वो कब आई? 15 अप्रैल 1918 को, इसके सीधे 4 महीने बाद। इसमें जो अपने भारतीय थे उन्होंने जमकर विरोध किया था, क्योंकि किसी को भी दंडित किया जा रहा था। इसके बाद फिर रॉलेट एक्ट पास हुआ। क्या हुआ? रॉलेट एक्ट पास हुआ। और इसकी डेट क्या है? ये सब क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं कि किस डेट को कौन सा एक्ट पास हुआ था, कब किसने कौन सा बिल पास हुआ। तो ये आप लोग ध्यान से नोट करते जाइएगा कि रॉलेट एक्ट कब पास हुआ। तो ये 18 मार्च 1919 को ये पास हो गया था। इसके बाद इसको क्या कहा गया था? इसको कहा गया था काला कानून। काला कानून कैसे कहा गया था? कि इसमें ये था कि बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील, बिना दलील और बिना वकील, मतलब इसमें कोई किसी का कुछ नहीं था कि ना कोई वकील का हायर कर रहा था कोई, ना इसमें किसी की दलील और ना कोई अपील की जा रही थी। सिर्फ जो भी दिख रहा था, जो भी संदिग्ध दिख रहा था, उनको समझ में आ रहा था, संदेह मात्र से ही वो गिरफ्तारी करके उनको दंडित कर रहे थे। और इसी टाइम फिर जिन्ना, ये भी लिख लीजिए कि किन किन ने इसका विरोध किया था। सबसे ज़्यादा जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था तो जिन्ना ने दिया था, मदन मोहन मालवीय। इसके बाद फिर महात्मा गांधी ने भी दे दिया था। मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी इन्होंने क्या किया था कि इन सब के बाद जब ये बिल पास हुआ, जब ये रॉलेट एक्ट पास हो गया, इसके बाद फिर उन्होंने इसका विरोध करते हुए इस्तीफ़ा दे दिया उन्होंने, ठीक है, इस्तीफ़ा दे दिया, ठीक है। इसके बाद फिर गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने सुझाव दिया, ये वाला लिख लीजिए कि गांधी जी ने फिर एक सुझाव दिया। गांधी जी के सुझाव, उन्होंने क्या कहा कि हम इसका विरोध करेंगे। और विरोध कैसे करेंगे? कि उन्होंने 6 अप्रैल
1919 को क्या किया, हड़ताल का सुझाव दिया। किसके विरोध में, ये जो वहाँ के दंडित कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर रहे थे, उसके विरोध में इन्होंने क्या कहा कि हम हड़ताल करेंगे और हड़ताल का आह्वान करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर सत्याग्रह का निर्माण हुआ, सत्याग्रह सभा का निर्माण हो जाता है। फिर देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर हुआ तो और कहाँ कहाँ पर किसने किया। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी दिल्ली में, फिर उसके बाद अमृतसर, दिल्ली, अमृतसर, लाहौर में भी हुआ था, लाहौर। ये सब पूछे जाते हैं कि कहाँ कहाँ स्टार्ट हुआ, किन किन ने किया। तो यहाँ पर ये मुल्तान, जालंधर, अहमदाबाद और लगान ना देने की वजह से भी इसमें आंदोलन हुए। तो वो जैसे दिल्ली में किसने किया, ये अपन लिख लेते हैं। अब दिल्ली में किसने नेतृत्व किया और क्यों किया, तो लगान ना देने के कारण ये आंदोलन हुआ। और इसका नेतृत्व दिल्ली में किसने किया, तो ये किया था वहाँ के उस टाइम जो स्वामी श्रद्धानंद ने वहाँ पर आंदोलन किया था। क्यों किया था, क्योंकि वहाँ पर लगान ना देने के लिए सब ने अलग अलग जगह आंदोलन किए, कई लोगों ने इस्तीफ़ा तक दे दिया, क्योंकि उस टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही फैल गया था। उसी टाइम गांधी जी पंजाब जाने वाले थे, परंतु उन्हीं को रास्ते में गिरफ्तार कर लिया गया था। कब, जब 8 अप्रैल को उनको पलवल में गिरफ्तार कर लिया गया था। क्यों, क्योंकि वह इसके हड़ताल का आह्वान कर रहे थे और उनको पलवल में गिरफ्तार करके कहाँ, बम्बई को भेज दिया गया था। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं कि पंजाब प्रवेश पर उनको, मतलब पंजाब नहीं आने के लिए उनको गिरफ्तार कर दिया गया था। पंजाब प्रतिबंध कब किया गया था, ये वाला हमेशा पेपर में आता है कि उनको कब गिरफ्तार कर लिया गया था। तो 8 अप्रैल को कहाँ कर लिया गया था, पलवल में। और कहाँ भेज दिया गया था, उनको बम्बई भेज दिया गया था। पलवल से गिरफ्तार करके बम्बई भेज दिया गया था। गिरफ्तार। अब यहाँ पर आगे 9 अप्रैल को क्या हो रहा था, रामनवमी का त्यौहार मना रहे थे। और जुलूस निकाल रहे थे, जुलूस है ना, किन किन लोगों के उसमें निकल रहा था, ये संयुक्त में। तो ये थे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम संयुक्त जुलूस निकल रहा था। ये क्या निकल रहा था, संयुक्त जुलूस निकल रहा था। इस टाइम यहाँ पर और ब्रिटिश शासन और भयभीत हो गया था और उन पे गोलियां चलाने लगा था, क्योंकि ये सब लोग मिलकर अपना एकजुट में काम कर रहे थे और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये लोग ऐसा कुछ काम करें। उनको सिर्फ अपना प्रभुत्व जमाना था। इसके बाद फिर पंजाब की जनता भी आक्रोश में आ गई थी, क्योंकि उन लोग वहाँ पे डांडी वो कर रहे थे, हर किसी को गोली चलाने का आदेश दे रहे थे, डांडी मार्च कर रहे थे। इसके बाद ही फिर यहाँ से जलियांवाला बाग हत्याकांड स्टार्ट होता है, क्योंकि वहाँ की जनता तो बहुत आक्रोश में थी, क्योंकि हर किसी को वो लोग गिरफ्तार कर रहे थे, हर किसी को दंडित ही कर रहे थे। तो यहीं से स्टार्ट होता है क्या, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये कब हुआ, तो ये हुआ 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, आप लोग ये डेट याद रखिएगा कि कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को कब हुआ। और ये हुआ था बैसाखी के दिन कितने बजे, 4:30 बजे। और इसका एक यहाँ पर जलियांवाले बाग में एक सभा का आयोजन कर दिया गया था, जिसमें और यहाँ पे ये भी घोषित कर दिया गया था कि ये गुप्त सभा होगी। लेकिन वहाँ पर जो सभा को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया, पर और निकलने का भी यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं दिया गया। गुप्त सभा की सूचना किसने दे दी थी, यहाँ पर हंसराज ने किसको, माइकल डायर को दे दी थी, जो कि वहाँ का लेफ्टिनेंट जनरल था। अब इसमें यहाँ पर कौन आ गया, जनरल, ये लिखते चलिए आप लोग भी, जनरल डायर और 150 सशक्त उसके जो सैनिक थे उसको लेकर वो कहाँ पहुँच गया, जलियांवाले बाग हत्याकांड जहाँ पर हुआ था वहाँ जलियांवाले बाग में पहुँच गया। और उसके बाद फिर
जो एक रास्ता था बाग से निकलने का उसको भी उसने बंद कर दिया और सबको गोली चलाने का आदेश दे दिया। इसमें लगभग 1000 लोग तो मारे गए थे, परंतु उसने बाद में ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं किए थे वो लोग ने कि इतने लोग मारे गए। वो बहुत कम की गिनती बता रहे थे वहाँ पर। उस टाइम लोगों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जनता को मारने का या परेशान करने का उस टाइम मौका मिल गया था। इसी टाइम यहाँ की जो जनता थी उसका आक्रोश उत्पन्न हो गया था और इनने बाद में जाकर इन्होंने भी एक आयोग को प्रस्तुत किया था। और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में बहुत से लोगों द्वारा बहुत आलोचनाएं की गई। तो चलिए अब वो देख लेते हैं कि किस किस ने कौन कौन सी आलोचना की। तो पहला जो था वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर उन्होंने क्या कहा कि गैरकानूनी व्यवहार करा जा रहा है, मतलब सब लोगों के साथ में वहाँ की जनता को परेशान किया जा रहा है। तो उन्होंने भी इस टाइम जिस पद में थे वो उससे इस्तीफ़ा दे दिया था। तो वहाँ पर उस टाइम वो थे सर नाइटहुड की उपाधि जो थी उनके पास, उन्होंने उससे इस्तीफ़ा दे दिया था। और कब दे दिया था, मतलब वापस कर दिया था उनको, है ना, वापस कर दिया था। और किस तारीख को किया था ये, तो ये किया था 30 मई 1919 को रविंद्रनाथ टैगोर ने इस पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। और दूसरे नंबर पे फिर सर शंकरन नायर, इन्होंने भी जो उनका पद था वो उससे इस्तीफ़ा दे दिया था। उस टाइम वो वहाँ की जो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी मतलब परिषद थी, कार्यकारिणी जो परिषद थी उससे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, है ना। वहाँ के सदस्य थे वो, उससे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। त्यागपत्र, है ना, त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद फिर गांधी जी ने भी तीसरे नंबर पर जो है गांधी जी ने महात्मा गांधी जी ने किसकी उपाधि को वापस कर दिया था, तो उनको केसर-ए-हिंद की उपाधि मिली थी, केसर-ए-हिंद। तो उन्होंने भी इसको वापस कर दिया था, उपाधि त्याग कर दी थी, उपाधि त्याग दी। अब इसके बाद 4th नंबर पर है जमना लाल बजाव। तो इनको कौन सी उपाधि मिली थी, इनको राय बहादुर की उपाधि मिली थी, जो कि इन्होंने इसको भी त्याग कर दी थी। हाल ही में 2013 में, है ना, ये लिख लीजिए आप लोग, 2013 ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे डेविड कैमरॉन। कौन थे, डेविड कैमरॉन। तो वो भारत आए थे, तो उसने भी इनकी आलोचना की थी और उन्हें अपनी विजिटर बुक में क्या लिखा था, विजिटर्स बुक में उन्होंने क्या लिखा था, तो ये उन्होंने लिखा था, यहाँ पर ये पूछ लेते हैं कई बार आप क्वेश्चन में, अब ये बनने लगा है क्वेश्चन। तो उन्होंने कहा ब्रिटिश इतिहास की यह एक शर्मनाक घटना थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन ने क्या कहा था, अपनी विजिटर बुक में लिखा था उन्होंने कि ब्रिटिश इतिहास की यह एक शर्मनाक घटना थी। इसके बाद हम अब कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इसके, इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि वो क्या क्या बनते हैं इससे। तो वो पहला अपना रॉलेट एक्ट से ले लेते हैं, रॉलेट एक्ट 1919। तो ये कब आया, 18 मार्च 1919 को। फिर इसके बाद कहाँ इसका विरोध किया गया, तो ये दिल्ली में इसका विरोध किया गया। किसने विरोध किया, है ना, कहाँ, दिल्ली में किसने विरोध किया, तो उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद जी ने विरोध किया, है ना। इसके बाद पंजाब में किसने विरोद किया, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू ने कहाँ, पंजाब में विरोध किया।
इसके बाद दूसरे पॉइंट पे लिखिए कि पंजाब जुलूस में जो मारे गए जो अंग्रेज़ थे उनका नाम क्या क्या था। तो यहाँ पर लिखिए पंजाब जुलूस में मारे गए जो अंग्रेज थे उनका नाम क्या क्या था। तो पहले का नाम था उसमें शेरवुड और दूसरे का रॉलेंड्स था। अब यहाँ पर जो दमन करने आए थे इस जुलूस का, तो जुलूस दमन करने के लिए जुलूस दमन करने आए वो कौन कौन थे। तो उसमें जो तो पहले जो थे वो गवर्नर जनरल R.E.H. डायर, और जो दूसरे नंबर पे थे वो थे यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल माइक्लो डायर। सेकंड नंबर पर ये थे। फर्स्ट कौन थे, गवर्नर जनरल R.E.H. डायर थे, और सेकंड नंबर पे कौन थे, लेफ्टिनेंट जनरल माइक्लो डायर। अब इसके बाद बाग में जो गुप्त सभा की जो सूचना दी गई थी, जैसे बाग में जलियांवाले बाग में जिसने गुप्त सभा की सूचना दी थी, गुप्त सभा की सूचना वो किसने दी थी। तो वो दी थी यहाँ पर पहले नंबर पे पॉइंट में है कि डॉक्टर हंसराज ने किसको दी थी ये सभा दी थी उन्होंने माइक्लो को। ये माइक्लो डायर को उन्होंने गुप्त की सूचना दी थी कि वहाँ पर सभा हो रही है, जिसमें से इन लोगों ने जाकर वहाँ पर गोलियां और हंगामा कर दिया था। जब ये बाग मतलब हत्याकांड ये सब जो हो गया, इसके बाद भी फिर किसी ने भी यहाँ पर कोई गंभीरता से कुछ नहीं लिया। सब कुछ हो गया, गोलियां चल गई, इतने लोग मारे गए, इतना सब कुछ होने के बाद भी कई लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया। बड़े बड़े नेता ने अपने पैरों को वो कर लिया, जिसमें वो कुछ भी नहीं कर पाए, गंभीरता से किसी ने भी नहीं लिया। तो इसके बाद ही फिर हंटर आयोग की स्थापना की गई। हंटर आयोग क्या था, ये हंटर आयोग ये भी देख लेते हैं। हंटर आयोग इसमें उस टाइम यहाँ पर जो मेन था वो कौन था, लॉर्ड हंटर। उस टाइम यहाँ पर कौन था, लॉर्ड हंटर। के बाद ये कब हुआ था, तो ये 1 अक्टूबर 1919 को हुआ था, और इसमें अध्यक्षता किसने की थी, लॉर्ड हंटर ने। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हंटर आयोग में इसने डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी बिठा ली, किसने, लॉर्ड हंटर ने। और इस आयोग में इसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे, 3 भारतीय। अब उनके नाम भी देख लेते हैं कि वो कौन कौन थे। तो अंग्रेज में जो थे वो अध्यक्ष कौन थे, यहाँ हंटर ही थे, है ना। फिर इसके बाद जॉर्ज, तो यहाँ पे जॉर्ज रैंकिंग। तीसरे नंबर पे W.E. राइस, तीसरे नंबर पे। फिर 4th नंबर पे जॉर्ज बैरो, और 5वें नंबर पे थे यहाँ पे थॉमस स्मिथ। इसके बाद अब भारतीय में कौन कौन थे, तो भारतीय में थे यहाँ पर पहले जो भारतीय थे वो थे चिमनलाल शीतलवाड़। दूसरे नंबर पे थे साहबजादा सुल्तान अहमद। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे जगत नारायण। तीसरे नंबर पे भारतीय कौन थे, जगत नारायण। अब यहाँ मार्च 1920 में इसकी रिपोर्ट आ गई, ठीक है। तो उसमें रिपोर्ट में कार्रवाई शुरू होने से पहले ही वहाँ की ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया कि क्या हुआ, यहाँ रिपोर्ट आ गई। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया, वाइट वॉशिंग बिल पास कर दिया। इसमें क्या है, इंडेक्टिनिटी बिल, है ना, इसको बोल सकते हैं क्षतिपूर्ण अधिनियम इन्होंने पहले ही लागू कर दिया, ताकि वहाँ के जितने भी इनके दोषी थे उनको वो ये बिल पास करके बचा सके। परंतु गांधी जी ने भी इसका विरोध किया, और वैसे भी वहाँ के ब्रिटिश शासन तो कर ही रही थी ये सब चीज़ें। फिर गांधी जी ने वहाँ पर
गांधी जी ने वहाँ पर कहा कि ये पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज निर्लज्ज सरकारी लीपापोती है। ये किन्होंने कहा था? ये गांधी जी ने कहा था। इसके बाद फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वहाँ पे घटना की जांच करने के लिए, तो यहाँ पर लिखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वहाँ पे जांच करने के लिए किसको नियुक्त किया फिर, और मतलब एक समिति बनाई। तो ये मदन मोहन की नेतृत्व में एक समिति बनाई, मालवीय, और इसको क्या कहा गया कि हकीकत समिति। तो इसमें कौन कौन थे वो देख लेते हैं। इसमें थे मोतीलाल नेहरू जी थे। फिर सेकंड नंबर पे कौन थे इसमें महात्मा गांधी थे सेकंड नंबर पे, महात्मा जी। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे यहाँ पे अब्बास तैयब जी। तीसरे नंबर पे कौन थे? अब्बास तैयब जी थे। फोर्थ नंबर पे यहाँ पे सी आर दास थे। और पांचवें नंबर पे जो थे वो थे पुपुल जयकर। और ये समिति किसके नेतृत्व में बनी थी? मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में बनी थी। अब यहाँ पर इसी समय में चमदीप ने क्या किया? चमदीप ने पंजाब में डंडा फौज की स्थापना कर दी। डंडा फौज की स्थापना किसने की थी? चमदीप ने की थी। कब, कहाँ और कहाँ पे की थी? तो ये की थी पंजाब में की थी। इसके बाद ही फिर आते हैं पूरे खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये सब इसी समय के बाद में आते हैं। तो चलिए अब हम कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं जो इस पूरे रिलेटेड है और जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो महात्मा गांधी ने किसकी उपाधि को हटा दिया था? किसकी उपाधि का त्याग पत्र दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने किसकी दिया था? केसर हिंद की। ये क्वेश्चन पेपर में आता है। केसर हिंद की उपाधि उन्होंने त्याग कर दी थी। फिर इसके बाद किसने क्या कहा था? तो ये जो है ना, क्या कहा, यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, क्या कहा? मोंटेग्यू ने उस टाइम क्या कहा कि ये निवारक हत्या है। ये किसने कहा था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कि मोंटेग्यू ने कहा था ये निवारक हत्या है। दूसरे नंबर पर CF, यहाँ पे लिखिए CF एड्यूज ने क्या कहा? तो उन्होंने कहा था जानबूझकर की गई हत्या। ये किसने कहा था? CF ड्यूज ने कहा था, जानबूझकर की गई हत्या। फिर इसके बाद यहाँ पर एक ये जो क्वेश्चन है ये आता है पेपर में कि जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो जनरल डायर की हत्या किसने की थी? एक उधम सिंह नामक एक सैनिक था जो क्रांतिकारी बोल सकते हैं, क्रांतिकारी था उधम सिंह। उसने किसकी हत्या की थी? जनरल डायर की हत्या कर दी थी। सो यहीं से गाइस हमारी इस वीडियो को हम एंड करते हैं। एंड आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए स्टडी विद प्रज्ञा एंड डिस्ट्रिक्ट एग्ज़ाम को सर्च कीजिए। वहाँ पर आपको सारे PDF मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, पूरे दिन क्लास चलती है, आप वहाँ पे जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके पहले गाइस हम क्रांति वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं, 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक पूरा। तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।